आप देख रहे हैं अपना समाचार। कर मैं दिलीप यादव एक बार फिर हाजिर हूँ एक शानदार इंटरव्यू लेकर। मेरे साथ हैं सगर जी, और सगर जी बताएंगे कि इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितना कुछ होता है, कुछ ठगी होती है, नहीं भी ठगी होती है, और कितना कुछ स्ट्रगल है। सारी चीज़ें हम जानेंगे इनसे। सगर जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सगर जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, कौन से शहर से आते हैं, और जब आप उस शहर से आए और यहाँ किस तरह आपको काम मिला, थोड़ा उस बारे में बताइए। देखो, मैं जम्मू से आया हूँ, मैं बेसिकली जम्मू से हूँ। जम्मू से जब मैं आया था एज ए एक्टर बनने आया था, पहले मैंने सीखी चीज़ें कि हाँ कैसे मतलब आपको क्लासेस लेनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रूम करते हैं, आपको एज ए एक्टर नहीं वो करेंगे कि आप एक्टर बन गए हो, बट वो सिर्फ क्या करते हैं, आप लोगों को ग्रूम करते हैं। तो वो हर एक इंसान को एक बारी थोड़ा बहुत क्रैश कोर्स के मुताबिक थोड़ा बहुत ना सीख लेना चाहिए, क्योंकि सब चले जाते हैं, मतलब नहीं एक्टर बनना है, ऑडिशन देने जाएंगे, वहाँ पे क्रैक नहीं होगा। क्रैक होना चांसेस बहुत कम है, लिमिटेड होते हैं। मतलब आप जाएंगे 90% रिजेक्शंस होंगी आपको। यहाँ इंडस्ट्री में यही चीज़ें हैं, 90% रिजेक्शंस होंगी। बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, वो बोलता है नहीं यार, लाइन में खड़े होके, मतलब दिन रात लाइन में खड़े होके, मतलब किसी के ऑडिशन सुबह 11 बजे होते हैं, उनके ऑडिशन रात को 7 बजे तक चलते रहते हैं, मतलब क्योंकि 7 बजे ये सारे ऑडिशन वाले बंद हो जाते हैं। तो मतलब एक इंसान, मैं भी जब आया था मुंबई में तब मैंने ट्राई किया था, मतलब मैं 7-8 बार गया, मतलब हफ्ते में हर दिन जाना, ऑडिशन क्रैक करना। बट मेरी टाइमिंग ऐसी होती थी ना कि मतलब पूरा दिन खड़े होके, मतलब धूप में गर्मी में मैं आधा तो उधर ही हो जाता था कि नहीं बस यार हिम्मत ख़त्म हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ सगर जी, जो पहला ऑडिशन था, क्या पहला ऑडिशन पास कर लिए थे, क्या कुछ हुआ था पहले ऑडिशन वाला बताइए सर। हाँ, मैं आपको पहला ऑडिशन बताऊँ। पहले ऑडिशन में मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। क्योंकि मेरी बेइज्जती इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने क्या किया था, वो सबसे पहले मांगते हैं आपका इंट्रोडक्शन। जब मैं इंट्रोडक्शन देने गया, मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मैं चला गया, हाँ हाय माय नेम इज़ ये दिस एंड दैट। तो इतनी देर में क्या कर दिया मैंने, एज की जगह हाइट बोल दी, हाइट की जगह एज बोल दी। क्यों, मैं इतना फेमिलियर नहीं था कैमरे के साथ। बट अब आहिस्ता आहिस्ता होने लगा हूँ, क्योंकि एक्ट किया है, सब चीज़ें। जो पहला रिजेक्शन उसी पे हो गया था, भाई तू सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो सीख गया, ऑडिशन तो बात की बात है। पहले टोटल कितने रिजेक्शन हुए होंगे जब जरा लगभग, मतलब मैंने कभी गिने नहीं, मतलब 100-200 से ऊपर होंगे अभी तक, 100-200 से ऊपर होंगे। पहला जो आपको फाइनल प्रोजेक्ट मिला था, पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? हाँ जी, वो मुझे ऑडिशन से नहीं मिला था, क्योंकि उसमें मोन्टाजेस थे। तो उन्होंने मेरी सिर्फ लुक्स देखी कि हाँ चलो ठीक है, इसकी लुक्स जा रही हैं उसमें, तो उन्होंने मोन्टाजेस में मुझे ऑडिशन नहीं लिया। बट जो एक ऑडिशन से मैं गया था, अपना हेलीकॉप्टर इला फिल्म थी मेरी काजोल मैम के साथ, तो उनके साथ मैंने फ़िल्म किया था। मतलब उसमें एज अ लीड एक्टर नहीं था मैं, बट लीड एक्टर का फ्रेंड। तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करने में बहुत अच्छा लगा था कि नहीं, मुझे स्क्रीन शेयर करने को मिली, सीखने को चीज़ें बहुत मिली। प्रदीप सरकार दादा, उनके साथ काम करने को, वो एज अ डायरेक्टर थे उसमें, तो बहुत चीज़ें सीखने को मिली। उसमें मैं ऑडिशन क्रैक किया था और एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो मुझे अच्छा भी लगा कि नहीं, अच्छी बात है यार फिल्म के लिए। बट मेरा रोल उसमें इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं किसी को दिखा सकूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने, गाने के लिए ऑडिशंस भी होते हैं, मतलब वो आपको बोलते हैं कि आप लिप सिंक वगैरह आपके मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर मैंने यारी तोड़ देने के लिप सिंक, पूरा प्रॉपर 3 मिनट का गाना उसमें लिप सिंक किए, ऑडिशन दिया। बट वो मेरा द बेस्ट ऑडिशन था, और साथ में द बेस्ट रिज़ल्ट भी उनको भी मिला, और मुझे भी इतना अच्छा मिला कि जब 365 मिलियन किसी के सुनते हैं। आजकल बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े मतलब सिंगर्स के गाने भी इतने नहीं जाते हैं, ठीक है, 365 मिलियन, तब थोड़ा सुकून हो जाता है, नहीं यार कुछ तो अचीव किया लाइफ में। मतलब एक गाना तो वायरल हुआ, कोई बात नहीं, आगे आहिस्ता आहिस्ता करते रहते हैं। बट उसके दौरान जब ये गाना रिलीज़ हुआ था, उसके बाद कोविड हो गया था, मतलब सब ख़त्म हो चुका था, इंडस्ट्री बिल्कुल डंप हो गई थी। तो मैं भी पीछे हट गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर सब ने बोला कि नहीं जा वापस, इतना अच्छा कर रहा था। तो बस ये स्टोरी है अपनी, और आहिस्ता आहिस्ता अभी मैंने प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है। तो मैं भी एज ए एक्टर भी काम कर रहा हूँ, एज ए प्रोड्यूसर भी काम कर रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट मुझे लगते हैं कि नहीं एक इन्वेस्टमेंट बेस के लिए मुझे करने चाहिए, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और साथ में एज ए एक्टर कोई अगर मेरे पे इन्वेस्ट करना चाहता है एज ए एक्टर, तो वो लोग मुझे सिलेक्ट करते हैं। तो बस ये अपना सब। सगर जी, ये मुंबई शहर सपनों का शहर है, लेकिन इस सपनों के शहर में ठग भी बहुत सारे हैं। काफ़ी लोग आते हैं, अपने सपने पूरे कर जाते हैं, और कुछ लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ? ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है,
और जितनी बार हुआ है, अब मेरे सामने कोई मुझसे पूछता है तो मैं यही बोलता हूँ, किसी को पैसे मत दो। क्योंकि अगर तुम किसी को पैसे दोगे तो उसके ऊपर ये हो जाएगा कि नहीं यार ये बंदा पैसे देने वाला है, उसके अंदर और लालच आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उन लोग जो पैसे दे देते हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम पता किसको होता है? जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो पैसे नहीं दे पाते हैं और उनको बैकआउट हो जाता है। क्या पता उस सिलेक्शन जिस रोल के लिए एक अच्छा एक्टर चाहिए, अगर उनको इन्वेस्टमेंट मिल रही है उस लड़के को, एक्टिंग तो वो करवा लेंगे, तो बट एक अच्छा एक्टर स्किप हो जाएगा वहाँ से। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट। तो ठग है इंडस्ट्री में, बहुत स्ट्रगल के साथ ठग भी है बहुत से, मतलब कुछ लोग जेन्युइन भी हैं। मतलब अगर वो जेन्युइन आपको 0.5% मिलेंगे कि हाँ 0.5% लोग होंगे जो जेन्युइन होंगे, वो आपको काम दे देंगे अगर पैसा लेते भी हैं। वैसे तो मैं बोलता हूँ किसी को पैसा मत दो जब तक आपको लगे ना कि नहीं ये है। अगर पैसे आपको देने भी है उनको ये चीज़ बोलो, मैं एज ए प्रोफेशनल वे आपको बात कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो उनको ये बोलो कि आप मुझे काम दो, जो जितना भी मुझे पैसा मिलता है आप उसमें से अपनी डिडक्शन ले लो, जितना आपको पैसा चाहिए। ऐसे क्या आपको अपना पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको काम मिलेगा, आपको उसकी मेहनत का पैसा मिलेगा, उस मेहनत का पैसा आप आगे उस बंदे को दो जिसने आपको काम दिया। तो सगर जी, क्या हम ये मान के चले जब आप मुंबई आए एक्टर बनने के लिए आए? जी, लेकिन एक्टर बनते बनते आपका एक प्रोडक्शन हाउस भी है, क्या यही एक कारण है कि लोगों को आप काम देना चाहते हैं? हाँ, मैं काम, क्योंकि मैंने ऐसा स्ट्रगल भी देखा है लाइफ में कि मेरे इतने रिजेक्शंस हुए, मेरे को अंदर एक ये हो गया, नहीं यार खुद बन सगर, खुद बन। क्योंकि अगर खुद करेगा तू वो वाला रोल भी ले सकता है जो तुझे करना है, क्योंकि आज के टाइम पे वो रोल हमें नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उस रोल के लिए ऑलरेडी लोग आगे बैठे होते हैं, जिनकी पहचान होती है, जिनके पास पैसा होता है, जिनके मतलब यहाँ पे पीआर बहुत है, मतलब लोग जिसको जानते हैं। और अच्छी बात है अगर ये लोग करते भी, अगर मैं भी अपनी फैमिली में किसी को आगे करता हूँ तो वो एक किस्म का हो जाता है कि चलो ठीक है वो कर रहे हैं तो हम लोग भी करते हैं। तो मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप सब चीज़ें ऐसे करना चाहते हैं, मैं जब आया था इंडस्ट्री में तब मैंने सोचा था कि नहीं मैं किसी को पैसे नहीं देने हैं, बट मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब ऐसा हो गया कि मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ मैं वो चीज़ दिखा सकता हूँ जो मैं इतने सालों पे नहीं दिखा सका। तो बस यही चीज़ है, क्योंकि मुझे वो चीज़ अभी तक नहीं मिली है जो चीज़ मैं चाहता हूँ किसी और के थ्रू। अगर कोई मुझे काम देना चाहता है, एज ए एक्टर मुझे लेना चाहता है, वो चीज़ मैं अभी करके नहीं दिखा सका। क्यों? क्योंकि उतनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास भी नहीं है, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो कर नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि मैं एज ए एक्टर उनको शो नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत टफ है, कोई नहीं देता। एक चीज़ ये जानना चाहूँगा जो आप बोल रहे हैं, ये जानना चाहूँगा कि अब बहुत कुछ बदला हुआ है जी। आप कितना अच्छा मानते हैं कि देखिए जिसके इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर है उनको काम तुरंत मिल जाता है? जी बिल्कुल। कुछ अच्छे एक्टर हैं लेकिन उनके फॉलोअर नहीं हैं, उनको काम नहीं मिलता। तो इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? इसका डिफरेंस पता क्या आ गया आजकल मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम, क्योंकि सब प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, अब आपके 200 हैं फॉलोअर्स, ठीक है। अब क्या होता है, आपको 200 लोग में से 100 लोग देखेंगे, मुझे 1 मिलियन से 500K लोग देखेंगे। अब जो इन्वेस्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो क्या करते हैं कि इस पे पैसा लगा के फ़ायदा ये है 5 लाख लोग तो ज़रूर देखेंगे, तो उससे उसको पैसा आ जाएगा। 200 वाले को उस पर टैलेंट ज़रूर होगा, बट उस पर 200 से 100 लोग ही देखेंगे, उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं वापस आती। 500K वाले में उसको इन्वेस्टमेंट वापस आएगी। ये होता है, मतलब आप समझो कि किसी ने इन्वेस्टमेंट की और उसको इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए, बिजनेस। अगर आपको ऐसे काम करना है, अगर किसी का बहुत पैसा है, अगर उसको टैलेंटेड लोग चाहिए तो उनको टैलेंटेड लोग लेने चाहिए। बट आजकल ये हो गया कि अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो आपको तुरंत काम मिल जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं इसके अगर 500 लोग देखेंगे हमें फ़ायदा है कि हमें वहाँ से पैसा आना चालू हो जाएगा। 10 लोगों को दिखाएंगे, वायरल होने के चांसेस मैक्सिमम है। अब हमारे 200 वालों के साथ मैक्सिमम चांसेस ही नहीं है। अब हम ही वीडियो बनाएंगे तो 10 लोग देख लेंगे, 2 लोग देख लेंगे। उनके हिसाब से अगर एक भी वीडियो वायरल होगी, बस उनका गाना चल गया, वो हो गया माइंड गेम। इन्वेस्टमेंट तरीके उनके भी अच्छे हैं,
अगर अब मैं भी एज ए प्रोड्यूसर सोचूं तो ये चीज़ें हैं, अगर मैं एज ए एक्टर सोचूं ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपका प्रोडक्शन हाउस है, क्या कुछ आने वाला है इस पे, ज़रा कुछ दर्शक। जी, मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम है MK स्टूडियोज़। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। रिसेंटली हमने 3 गाने कर चुके हैं और मेरा भक्ति का चैनल भी है उसके साथ ही, वो MK भक्ति है, तो उसमें तो मेरा कंटिन्यूटी भजन वगैरह चलते रहते हैं। और साथ में जो प्रोडक्शन हाउस है, अभी हम लोग रिसेंटली नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं 3 शॉर्ट फिल्म्स, ऑलरेडी पैक्ड अप हैं वो सब चीज़ें। नेक्स्ट मंथ हम शूट करने जा रहे हैं, मे बी ऑन अप्रैल मई में उसका ऑन एयर कर देंगे। और उसके साथ साथ 2 गानों की भी बात चल रही है अभी, और एक वेब की भी बात चल रही है, तो बातें चल रही हैं। अब अप्लाई हो जाए जैसे ही तो बैंग ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।